This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, बेफ़ायदा है ज़ीस्त में अहबाब का हुजूम, हो पै करे खुलूस तो काफ़ी है एक शख्स। नाज़रीन, मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूँ मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मारूफ समाजी रहनुमा, कॉलम निगार और पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नशरत के रूह रवां और कचहरी बचाओ तहरीक के कन्वीनर, हमा जहद शख्सियत के मालिक जनाब शेख मोहम्मद फ़हीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अब मौजूद हैं। मैं उन्हें मक्स न्यूज़ की पूरी टीम और अपनी जानिब से स्टूडियो में खुशामदीद कहने जा रहा हूँ। जनाब शेख फ़हीम साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने करम नवाजी की, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने इस कायनात को पैदा किया, और सब बंदगी उस खुदा के लिए जिसने हमारे लिए वजह कायनात को पैदा किया, और तमाम तस्लीम और रज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और हम ये सोचते और चाहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा बंदे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तभी मुमकिन है कि हम उनकी उसवा हुस्ना पे चलें। अपने सफ़र को आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा मक्स न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना, इनकी सारी टीम का, और ख़ुसूसन जो हमारे दोस्त और छोटे भाई हैं मोहम्मद अकमल बैन साहब, जो इस सारे मामले के रूह रवां हैं। यकीन मैं उनका शुक्रिया जो है वो अदा करना चाहता हूँ, और साथ साथ उनको सताइश भी जो है ना वो पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक तो इस मक्स न्यूज़ का आगाज़ करके और फिर बदलता ज़माना का आगाज़ करके अल्लाह पाक उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जनाब शेख मोहम्मद फ़हीम से मेरा जो ताल्लुक़ है वो बड़ा देरीना है और बहुत अरसे से है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है और इंशाअल्लाह आइंदा भी कायम रहेगा। बड़ी मोहब्बत करने वाले शख्सियत हैं, और उनकी ज़िंदगी के जो बहुत सारे अदवार हैं उन पर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल जनाब शेख फ़हीम से ये है कि वकालत का शोबा ज़ाती पसंद था, वालिदैन की मर्ज़ी थी, या महज इत्तफ़ाक? वालिदैन की मर्ज़ी तो थी मुझे इंजीनियर बनाने की, और मैंने वो इंजीनियरिंग की भी। अच्छा। मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी इराक़ से अच्छा इंजीनियरिंग की, और उसके बाद फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने लॉ किया, और फिर मैंने वकालत शुरू की। वाह। तो ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैंने उनको इंजीनियर बन के दिखा दिया अल्लाह के हुक्म से। वाह। और फिर मैंने बासियत इंजीनियर जो है अलगाजी ट्रैक्टर फैक्ट्री में कुछ अर्सा काम भी किया। अच्छा। ताकि मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, आमीन, ताकि आमीन। उन्हें ये यकीन आ जाए कि मैं वाकई इंजीनियर बन गया हूँ और इंजीनियर हूँ। वाह वाह। अच्छा, आपकी जो इब्तिदाई तालीम है वो मराइल कहाँ तय हुए? वो राजा साहब, हम सब जो है ना जी, मुस्तकिल जो है हमारे लिए जो है वो हिजरत लिखी हुई है। मेरे वालिदैन जो थे वो अम्बाला से हिजरत करके ज़िला शेखुपुरे का एक गांव है खान का डोगरा, अच्छा, वहाँ आके वो रिहाइश पजीर हुए। फिर मैं कुछ मामलात की वजह से मैं पाकिस्तान से चला गया, मैं इराक़ में रहा। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने आके यहाँ एडमिशन लिया। उस वक़्त 2 लॉ कॉलेज थे, एक लाहौर में और एक मुल्तान में।
बाकी सारे पंजाब में कोई ये किस सन की बात हो रही है? ये मैंने 1987-88 के सेशन में दाखिला लिया था और उस वक्त 2 लॉ कॉलेज थे सारे पंजाब में। अब तो कॉलेजों की भरमार है। उस वक्त यहाँ लाहौर में दाखिला होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, या फिर मुल्तान में। वाह। तो LLB के चूँकि बहुत सारे मदारिज या मराइल हैं, तो उसमें कोई ऐसा ख़ास शोबा जिसमें आपने तखस्सुस हासिल किया? जी, मैं एक गुजारिश करूं जी कि वकालत तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो एक ख़ास शोबे में किसी को महारत होती है ना जी, वो उसके पास क्लाइंट एज की बात होती है। जिस किस्म का क्लाइंट उसके पास आना शुरू हो जाए, उस किस्म का वो काम करना शुरू कर देता है और फिर उसी में वो उसको महारत हासिल हो जाती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मुल्तान के बड़े नामवर वकील हैं अब्दुल लतीफ़ अमृतसरी साहब, बड़े जय्यद वकील थे। उनके शागिर्द थे चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब। वाह। अब्दुल लतीफ़ अमृतसरी साहब सिविल के वकील थे, लेकिन चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब उनकी शागिर्दी से जिस वक्त उन्होंने अलहदा चैम्बर बनाया, फिर उनके पास काम इतना आया कि वो सारे पाकिस्तान में फौजदारी कानून के माहिर वाह वाह हो गए। और फिर उनके साथ एक और मामला हुआ कि उनके एक शागिर्द थे अब्दुस्तार अंसारी साहब, वो उनके साथ फौजदारी वकालत सीखते रहे और जब उन्होंने अपना अलहदा चैम्बर बनाया तो फिर उनके पास क्लाइंटेज ऐसी आई कि वो सिविल का काम करने लगे। अच्छा, ये उसने इत्तेफाक है कि जिस तरफ मतलब है कि लोग आने शुरू हो जाए, मामला उस तरफ चल पड़ता है। जी, उस तरफ चल। अच्छा, क्या ये एक एजाज़ है किसी वकील के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाए, और ये मरहला कितने अरसे में तय होता है? मैं गुजारिश करता हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो है ना वो 3 इदारे हैं। एक हम लोकल बार जिसको हम अपनी तहसील या डिस्ट्रिक्ट बार कहते हैं, उसके बाद फिर हमारी जो है वो हाई कोर्ट बार है, ठीक, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बार है। ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट बार का जो भी मेंबर है वो इनरोल होने के 2 साल के बाद वो उसकी इंटाइटलमेंट बन जाती है कि वो सुप्रीम हाई कोर्ट का वकील बन सके। उसने अपनी फाइल मुकम्मल करनी होती है और उसका फिर इंटरव्यू जो है 2 मेंबर पंजाब बार काउंसिल का बेंच होता है वो लेते हैं। अच्छा अच्छा। और वो जिस वक्त वो उसको सर्टिफिकेट जारी करते हैं फिर उसे हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। वाह। सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए जो है ना वो शराइत बड़ी सख्त है और इसीलिए सारे पाकिस्तान में जो इस वक्त वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वो 4000 या 4500 के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। उसमें होता ये है जी कि सबसे पहले तो हाई कोर्ट में एक मखसूस तादाद जो है ना केसों की वो करनी पड़ती है, ठीक, और मखसूस किस्म के केसों की उसमें हर केस शामिल नहीं होता। वाह। फिर वो सारे केस की फाइल जो है ना वो हमने इकट्ठी करनी होती है और ऐसे हमने जो है ना अपनी फाइल के साथ 20 केस लगा के सुप्रीम कोर्ट वहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजने होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल फिर वो पहले हम इसको भेजते हैं हाई कोर्ट को। अच्छा। हाई कोर्ट हमें एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है। एक इंटरव्यू उस वक्त होता है, उसमें जो है 2 जज जो है हाई कोर्ट के वो इंटरव्यू लेते हैं। वाह। वो जब सर्टिफिकेट देते हैं फिर एक दफ़ा हमने फाइल बनानी होती है और वो सर्टिफिकेट साथ लगाना होता है। फिर वो फाइल हमारी जाती है पाकिस्तान बार काउंसिल में, वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करने के बाद फिर वो जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, वो इनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं और उनके साथ हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के 2 मेंबर होते हैं। ये 3 मेंबरों का जो है ना जी वो पैनल वो हमें वहाँ इंटरव्यू करता है और कानून की इस वक्त जो किताबें हैं ना जी वो तकरीबन 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े कवानीन हैं और उन 1500 में से कहीं से उन्होंने सवाल पूछना होता है हमारे से। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है। मुश्किल तरीन मरहला है। आप देखेंगे अक्सर जो वकला है वो हाई कोर्ट तक रह जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए, हमारे वसीब के लिए एजाज़ है कि आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आपको मिला। मेरे अलावा भी हमारे पास जो है ना ये यहाँ बड़े जो वो जय्यद वकील हैं वो हमारे पास मौलवी सुल्तान आलम साहब थे, यकीनन मौलवी मियाँ अब्बास साहब हैं, ठीक है ना जी, और वो हैदर उस्मान साहब हैं, फिर ये अशरफ खान साहब के साहबजादगान हैं दोनों, वो हैं। हाँ जी, नज़ीर सिद्दीकी साहब का अब बेटा जो है ना
हमारे उस्ताद हैं नजीर सिद्दीकी साहब जस्टिस, उनका बेटा भी इनरोल हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत सारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, मेरे अलावा भी। वाह। अच्छा, कचहरी का मामला अरसा दराज से मीडिया पर भी और सबके सामने, मैं गुजारिश करता हूँ कि जी ये सन 2002 की बात है। उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे शेख रियाज अहमद साहब जी, वो यहाँ तशरीफ लाए थे। और उस वक्त जो था ना जी, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें अदलिया की जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए और अदलिया को फैसिलिटीज़ देने के लिए वो फंड दिए थे। ठीक। तो उसके तहत इन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया कि हम जो है ना जी वो कचहरियाँ जो है ना वो जहाँ तंग है उनको शिफ्ट कर दें या बनाएं शहर से बाहर। तो उसमें हमारा मुल्तान का भी उन्होंने ये कहा। तो मेरे 2-3 उसमें ऐसे पॉइंट थे जिन पे मैं समझता था कि कचहरी यहाँ से नहीं जानी चाहिए। पहली बात तो ये थी कि कचहरी हमेशा 0 मीटर पे होती है। वाह। और ये जो है ना इस वक्त सेंटर है और 0 मीटर है, यानी यहाँ से फासले जो है ना सारे मुल्तान के नापे जाते हैं, तय होते हैं। तो इसको अपने पॉइंट से जो है ना वो जमीन अगर अपने मदार से हट जाए फिर जल्जले आने शुरू हो जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या खूब है। तो एक तो मेरे जहन में ये बात थी। दूसरी मेरे जहन में ये बात थी कि जहां उन्होंने जमीन प्रपोज की थी उस वक्त उस तरफ जो है ना रुझान ही नहीं था और वहां फिजिबल नहीं था कि लोग जाते और जाके वहां काम करते या लोग उनके पास चले जाते। और आबादी भी नहीं थी। अब देखें ना जी कि आप सारे शहर से किसी ने कोई एक एफिडेविट बनवाना हो ना जी, तो वो बड़े आराम से साइकिल पे बैठ के आ जाता है और यहाँ से 50 रुपए का एफिडेविट और 50 रुपए तस्दीक के दिए उसको 100 रुपए में अपना काम करा के चला जाता है। बिल्कुल। अगर कचहरी वहाँ चली जाए तो उसका काम 2000 रुपए में। बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि ना सिर्फ वकला को तकलीफ होगी बल्कि जो पे मास्टर हैं हमारे भी और अदलिया के भी, अवामुन्नास जिनकी आमदन से जो है ना वो अदलिया भी चलती है और हम भी चलते हैं जी, उन्हें भी तकलीफ होगी। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे से वापसी के बाद जनाब शेख मोहम्मद फ़हीम से फिर पूछेंगे कि कचहरी बचाओ तहरीक के वो कन्वीनर रहे और इसका इख्तिताम बिल आखिर कहाँ हुआ। तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक इनेविटेबल, बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना।
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कचहरी बचाओ तहरीक की, और बात बड़ी मौसर है कि एक शख्स जो मुल्तान में रहता है, उसे अगर 15-20 मील का सफ़र तय करना पड़ जाए और उसके पास सवारी भी ना हो, तो उसे एक फॉर्म लेने के लिए या एक जो चीज़ है टेस्ट कराने के लिए कितने मराहिल का या दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो यही बात शेख फ़हीम साहब कर रहे थे। तो आइए पूछते हैं कि ये जो कचहरी बचाओ तहरीक थी, आखिर इसका मंतकी अंजाम क्या हुआ? जी, इसमें बड़े उतार चढ़ाव आए, हमें बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, बड़ी वो हमने इसके लिए बड़े मुजाहरे भी किए, लोगों को जो है ना वो इसकी आगाही के लिए मैंने खुद वो तपती धूप में खड़े होकर चौकों पे जो है ना लोगों को पम्फलेट बांटे, लोगों में आगाही हुई। सारे वकला फिर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते गए। पहले एक वकला का एक हिस्सा जो था वो मुखालिफ भी था इस बात का, लेकिन उसके बाद वो सारे हमारे साथ एग्री कर गए और पोटेंशियल काम जो है ना जी इसमें वो हुआ कासिम खान साहब के आने से। वाह वाह। मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि कासिम खान साहब जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं,
और हमारे मुल्तान की वो मिट्टी से हैं, यकीनन। तो उन्होंने इस बात का इदराक किया और उन्होंने सबसे पहले इसमें जो बड़ा ठोस काम किया, वो जो हम चाहते थे एसपी ऑफिस के साथ और कुछ जो है ना कचहरी की रिडंडेंट इमारतें जो है ना उनके साथ मिला के, तो उन्होंने अब उसकी बुनियाद रख दी है। चैम्बर भी बन रहे हैं, अदालतें भी बन रही हैं और ये हमारा जो है ना सफ़र ये कामयाब हो गया और इंशाल्लाह अब हम दूसरी तगोदो शुरू करेंगे वकला कॉलोनी के लिए। वाह वाह। तो गोया जिस कचहरी बचाओ तहरीक के आप कन्वीनर थे, माशाल्लाह वो फ्रूटफुल साबित हुई और ये मुबारकबाद आपको कि आपने इतनी काविश की और ये सारी कामयाबी जो है वो आपके सर और दीगर लोगों के साथ जो आपके साथ जी मेरे साथ मैं तो एक कतरा था ना जी, अगर इसको ये कतरा मिलते सब वो क्लास दोस्त मेरे साथ ना होते और वो ये एक दरिया और समुंदर ना बनता तो ये मुमकिन नहीं था। यकीन। नाज़रीन, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जनाब शेख साहब, मैंने जैसे पहले कहा कि हम आज जहद शख्सियत के मालिक हैं। वकला सोसाइटी के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया और समाजी तौर पर भी माशाल्लाह बहुत मुतारिक हैं। और जैसे मैंने तारुफ में बताया कि पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नश्तर के आप रूहे रमा रहे, तो उस हवाले से पूछते हैं कि वहाँ आपने लोगों के लिए क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया? उसमें मैं गुजारिश करता हूँ जी कि वहाँ जो था ना, सबसे पहली बात तो ये थी कि जो एक ऐसा माफिया बैठा था जो हकदार को हक नहीं मिलने देता था। उन्होंने जितने प्रेसिडेंट वहाँ बने ना, तो उनके लिए एक सिलसिला रखा हुआ था कि जनाब हम आपसे बिल आके दस्तखत करा लेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी। मुझे भी उन्होंने कहा कि आप बड़े मसरूफ़ हैं, आप कैसे आएंगे? मैंने कहा जी नहीं, मैं 2 बजे के बाद यहाँ 6 बजे तक बैठा करूँगा और जो भी पेशेंट आएगा वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके आएगा, अपनी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लेके आएगा और फिर बिल लेके आएगा। वो मैं चेक करूँगा और फिर मैं दूँगा। खूब। और वो अल्लाह पाक ने मेहरबानी की कि वो जितने भी हकदार पहले वो महरूम रह जाते थे ना, वो सारे खुश होकर दुआएं देते गए कि हाँ जी अब हमें जो है ना वो दुरुस्त तौर पे वो फंड्स मिलने लग गए हैं। खूब खूब खूब। अच्छा, जिस तरह पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नश्तर है, क्या इसी तरह जो वकला की वेलफेयर है उसके लिए भी आपने कुछ तवक्को की? जी, वकला की वेलफेयर के लिए मैंने बताया ना जी कि मैंने 2 तजवीज़ें दी थी। एक तो ये थी कि जिस वक्त वकील जो है वो काम करने ख़त्म कर देता है, तो फिर बाज़ औक़ात उस वकील के, आम तौर पे तो नहीं लेकिन बाज़ औक़ात उस वकील की हालत बड़ी कसम पुरसी की होती है। यकीन। तो मैं चूँकि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो मैंने ये तजावीज़ भेजी थी कि जितना अरसा वकील वकालत करता है सरकारी मुलाजमीन की तरह, उससे वो जो है ना जी कुछ पैसे वो हर महीने बार अपने तौर पे हर वकील के जमा कराए और उसके साथ हुकूमत भी अपना कोई जो है ना हिस्सा मिलाए। और जिस वक्त जैसे सरकारी मुलाजमीन रिटायर होते हैं, वकला की उम्र भी 60 साल होने के बाद उनको वो पैसे जो है ना वो मिलने लग जाए और उसमें वो फंड भी मिले और उन्हें पेंशन की सूरत में भी पैसे मिलने शुरू हो जाए, ताकि उन्हें ये फिक्र ना हो कि मैंने अब कैसे गुजारा करना है। एक तो ये एक तरह की पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। एक तो ये थी तजवीज़, मैंने बड़े अरसे से दी हुई है। ठीक है। और मैं वो कहता रहता हूँ उन्हें सारे, वो जब भी इस पे अमल होगा। और दूसरी ये है कि वकला जो है ना वो तकरीबन आप लाहौर में जाएँ, इस्लामाबाद में जाएँ, तकरीबन हर शोबे और हर तबके ने अपनी कॉलोनियाँ बना ली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और मुल्तान में सितम ज़रीफ़ी ये है कि जितनी कॉलोनियाँ सरकारी तौर पे बनी उनमें कोई कोटा नहीं रखा गया, ठीक हो गया वकला का। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वकालत छोड़ने से पहले एक ये काम भी हो जाए कि वकला के लिए एक हाउसिंग स्कीम जो है ना वो भी बन जाए, ताकि सारे वकील जो है ना वो उनको घरों का, जिस तरह सहाफ़ियों को कॉलोनी मिली है उसी तरह मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ये तो शेख साहब की आजिज़ी और इंकिसारी है कि ये उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन मेरा तजुर्बा या मेरा तजिया ये है कि वो किंग मेकर हैं और वो जिस तरफ खड़े हो जाते हैं उस तरफ जीत जो है वो यकीनी हो जाती है। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं वो वकला हैं और मैं उनसे बहुत सारी मालूमात जो है मुझ तक पहुँचती रहती हैं। तो शेख साहब यकीनन ये बात काबिल सताइश है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम माशरती तौर पर हम लोग, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, हम अपनी हुकूक और जिम्मेदारियों से आगाह नहीं हैं। और इसमें जो लीगल एजुकेशन है, आप क्या समझते हैं कि उसकी फ़ी ज़माना कितनी ज़रूरत है? मैं 2 चीज़ें हैं जी कि मैं ये समझता हूँ कि
लीगल अवेयरनेस जो है ना जी, वो हर शख्स को होनी चाहिए। और लीगल अवेयरनेस में ना जी हम थोड़ा सा हाथ रख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ खुला छोड़ देते हैं। हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, उसमें जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारे हकूक़ हैं, ये हमें मिलने चाहिए, लेकिन जब हम जिम्मेदारी की तरफ आते हैं तो उससे हम पहलू तय करते हैं, फ़राइज़ की तरफ नहीं आते। फ़राइज़ की तरफ नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि जी लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये इदराक भी होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमारे हकूक़ क्या है। तो इसके लिए क्या वकला की तरफ से कोई ऐसा फोरम या प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहां अवामुन्नास की आगाही के लिए कभी कोई रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाएं या कोई और इस अंदाज का कोई सिलसिला कि आम पब्लिक की जो है आदमी उससे फ़ायदा हासिल कर सके? मैं ये गुजारिश करता हूँ जी कि इसके लिए मुल्तान में ना जी बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम इस किस्म का भी कोई एहतमाम करें। करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। और मैं वॉलंटरली जो है ना वो ये ऑफ़र करता हूँ कि मुल्तान में जो ये सिटीज़न फोरम है या सोसाइटी है, जो कुछ भी है, अगर ये किसी वक्त ये कहें कि हमें एक लेक्चर की ज़रूरत है या एक से ज़्यादा लेक्चर की ज़रूरत है, तो लोगों को पता चलना चाहिए या किसी ख़ास मामले पे उनको हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही होना चाहिए, तो मैं एक नाचीज़ वकील के तौर पे ये मैं कहता हूँ कि वो मुझे बेशक बुला लिया करें और मैं इंशाल्लाह वो जो जिस शोबे में कहेंगे, जिस फील्ड में कहेंगे, मैं उन्हें आगाही दूंगा। वाह वाह। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि मुल्तान में जो बल्दियाती इदारे थे या हमारे जो सरकारी इदारे हैं, महसूस होता है कि वो अपना काम नहीं कर रहे और अवामुन्नास को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो एक कानूनदान या एक वकील, एक समाजी रहनुमा होने के नाते आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? मैं दो तीन चीज़ें हैं जी कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% है कि दो चीज़ें होती हैं जी, एक सिविक सेंस और एक मेट्रोपॉलिटन सर्विसेज। वाह। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये मफकूद हैं और ख़ुसूसन मुल्तान में तो बिल्कुल ही ये नहीं पाई जाती। 2 इदारे यहाँ मुल्तान में, बल्कि 3 इदारे यहाँ मौजूद हैं, वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि वो घसीट खसाट के कहीं रेडियाँ खड़ी हैं, कहीं वो ठेले लगे हुए हैं, उनका सामान उठा लें या उन्हें इंक्रोचमेंट का उन्होंने, और इंक्रोचमेंट का भी सिलसिला इस तरह करते हैं कि जब भी किसी बड़ी शख्सियत ने मुल्तान में आना हो तो फिर वो उस तरफ रुख करते हैं और वो सारे उनकी वो इंक्रोचमेंट जो है ना वो उठाते जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी है बल्दियाती इदारों की, जो जिम्मेदारी है MDA की, और जो जिम्मेदारी है इस वक्त एक कंपनी बनी हुई है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जनाब, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो शहर को साफ रखें यकीनन। और शहर में जो सिविक फैसिलिटीज़ है ना, अब आप देख लें वो अगर किसी, पहले तो हमारे पास सीवरेज का सिस्टम नहीं है हर जगह पे, बिल्कुल, और अगर कहीं है तो उसमें बेशुमार नकायस हैं, कहीं मेन होल नहीं है, कहीं मेन होल का ढकना नहीं है, कई लाइनें चौक हुई हुई हैं, ये सारी जो है ना जी, और इससे बड़े बड़े लोगों को मसाइल हैं। आप ये देखें कि आपको बाज़ औक़ात ये अखबारों वाले दिखाते हैं कि वो मस्जिदों के सहन में पानी चला गया, यकीनन ऐसे नापाक। अब मुझे बताएं कि जहाँ ये इस हद तक जो है अपनी पहलू तय हो अपने फ़राइज़ से, तो फिर वो कहाँ सुकून आ सकता है? इसका मतलब है कि एक इनकलाब की ज़रूरत महसूस हो रही है। इनकलाब तो ऐसा होना चाहिए ना जी, इनकलाब तो ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ यही नहीं, इदारों में इनकलाब ऐसा होना चाहिए, अवामी जहनों में और इदारों में, कि वो ये सारा निज़ाम आप देखें ना जी, कि मैं बहुत लंबी चौड़ी मिसाल नहीं देता, मैं जिन्हें लोग बद्दू कहते हैं गल्फ स्टेट्स वाले, वो एक बंदा जो है ना उसने मोटरसाइकिल सड़क पे खड़ी करके, उसकी लाइट जल रही होती है और वो सड़क की तरफ भी नहीं देख रहा होता, वो अपने मोबाइल पे खेल रहा होता है, लेकिन वो 2 किलोमीटर दूर से उसे देखते हैं लाइट जलती, वो उसकी ट्रैफिक जो वो उसकी रफ्तार जो है ना कंट्रोल में कर लेते हैं। वाह। उन्हें पता है कि ये अगर यहाँ हमारा कोई चालान हो गया, कुछ हो गया ना जी, तो यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलेगी, है जी, वो सीधा उसको अपने अंजाम तक पहुंचे। कानून की अमलदारी है। वो इतनी दूर से 2-3 किलोमीटर से वो लाइट देखते हैं, वो अपने बिल्कुल, जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ना गुनिये में आ जाना, उसी वक्त गुनिये में आ जाते हैं सारे। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा शेख साहब, मुल्तान में महसूस कर रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कॉलोनीज़ के शुरू हुए। आप एक समाजी रहनुमा भी हैं, एक आवाज़ भी हैं हमारे वसेब की, तो इन कॉलोनीज़ ने जो आमों के बड़े बड़े बागात थे, सैकड़ों मुरब्बे थे,
वहाँ से वो बाग जो है वो कट चुके, सब्ज़ा ख़त्म हो रहा है और आमों की मिठास जो है उसके लिए मुझे लगता है कि शायद आइंदा लोग जो है वो महरूम हो जाएंगे। तो क्या ये हमारे साथ अलमिया नहीं है और हमारी इंतज़ामिया जो है वो क्या कर रही है? राजा साहब, ये बड़ी एक दास्तान है कि सारी दुनिया में ना, अब पाकिस्तान का नाम लेने से पहले मुल्तान का आम मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सारी दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही मुल्तान का आम मांगते हैं। वो कहते हैं जी मुल्तान का आम दो, और इस मुल्तान के आम का जायका जो है यानी वो अपना ही जायका है। और आप ये देखें कि ये गल्फ स्टेट्स में जितने इंडियन है ना जी, वो सारे पाकिस्तान का आम खाते हैं, वो इंडिया का आम नहीं खाते। बिल्कुल सही। अब यहाँ वो एक मामला और है जनाब कि यहाँ लोगों ने तजर्बे शुरू कर दिए। लोगों ने जो फल था, वो सरगोदे की खासियत थी ना जी, किन्नू का, वो इन्होंने लगाया यहाँ, लीची लगाई यहाँ, ये स्ट्रॉबेरी लगाई यहाँ। लोगों ने बड़े तजर्बे किए और आज से 15-20 साल पहले जो है ना जी, आम के साथ साथ बहुत सारा फ्रूट जो है ना जी वो मुल्तान में आना शुरू हो गया। लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुए ना जी, इसने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं यानी कि लोगों ने उस वो फायदे के शौक में आके वो सारी फर्टिलिटी जो है ना मुल्तान की वो खत्म हुस्न खत्म हो रहा है मुल्तान। मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान के इर्द गिर्द नवा से कोई तकरीबन 25,000 एकड़ जो है ना जी, उस पे से बागात जो है ना वो खत्म हो चुके। और ये भी एक आपको बात बता दूं, ये भी आपके मुल्तान के हिस्से में ही आया है कि पहली दफ़ा इसका नोटिस जो है ना चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने लिया है और उन्होंने कहा कि ये सारे पंजाब में मुझे ये तफसील दी जाए कि काबिल काश्त रकबा जो है उस पर कॉलोनियाँ कैसे बनी और किस तरह बनी। वाह वाह वाह। ये केस उनके रूबरू इस वक्त पेंडिंग है। वाह वाह। तो उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने इसका नोटिस लिया। बेशक, पहला खराज तहसीन जो उन्होंने हमारी देरीना ख्वाहिश जो है ना पूरी करके यहाँ कचहरी बना दी, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो है ना। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हो जाता है और वक्फे से वापसी के बाद फिर शेख साहब से पूछेंगे कि बतौर कॉलम निगार उन्होंने किन किन मौज़ूआत पर कॉलम लिखे और उसके मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी
जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि हमी को जुर्रत इजहार का सलीक़ा है, हमी को जुर्रत इजहार का सलीक़ा है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। नाज़रीन, जनाब शेख फ़हीम एडवोकेट यकीनन हक़ परस्ताना रिवायात के हामिल हैं, बोलते हैं, हो बोलते हैं और अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लिल अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। और ये जो तहरीर और तकरीर है या ये जो किताब और कलम का सफ़र है, यकीनन ये भी उनके साथ साथ चल रहा है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि कॉलम निगारी का आगाज़ उन्होंने कब किया, और उसके बाद फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी शेख साहब। मैंने जो है ना कॉलम लिखने शुरू कर दिए थे 89 में, और उसकी वजह ये थी, उस वक़्त तक मैं अभी किसी अखबार से मुंसलिक नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी
कि मैं राजा साहब, आप इस बात से ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि मैं जिस गली में मुकीम रहा हूँ वहाँ बड़े नाबगह रोज़गार लोग वहाँ मुकीम थे। यकीनन। प्रोफेसर मंशा सलीमी मरहूम जैसे लोग, आपके वालिद मोहतरम जैसे लोग वहाँ, नस्तालीक और गुलाम फरीद भट्टी साहब जैसे लोग, वहाँ पर गुलाम सदीक साहब जैसे लोग, और वो सारे उस वक़्त जो है ना वो हक परस्ती करते थे जिस वक़्त मुल्तान में हक बात करनी बड़ी मुश्किल थी। सही फरमाया। और ये उनकी तालीम थी हमें। सब ने, ये 4 बुजुर्ग जिनका मैंने नाम लिया, सब ने रिज़्क़ हलाल कमाया, रिज़्क़ हलाल खिलाया अपनी औलाद को और सारी उम्र हक पे कायम रहे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और उन्हीं की तरबियत की वजह से हमें ये जो है ना वो जुर्रत रंदाना हमारे अंदर भी पैदा हुई। हमने भी लिखना शुरू किया और मैं बहुत कुछ लिखता रहा, लेकिन मैंने एक कॉलम लिखा था चीखे मादर। अच्छा। वो उस पर मुझे बड़ा फ़ख्र रहा इस बात का कि वो इस तरह था कि मुझे, मेरी अहलिया जो थी वो प्रोफेसर थी अंग्रेज़ी की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो उसी निस्बत से उस वक़्त की प्रिंसिपल जो थी वहाँ, उन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा कि भाई हमारी बच्चियों को जब यहाँ छुट्टी होती है तो बेशुमार लड़के लोफर जो है ना वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, गेट के सामने इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप मेहरबानी करें, आप मुतहर्रक हैं, ये बात करें। तो मैंने उस वक़्त जो यहाँ सिटी ट्रैफिक ऑफिसर थे शरीफ ज़फ़र साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, मैंने उन्हें गुजारिश की और वो बड़ा दर्द दिल वाला आदमी है। मैंने उनसे कहा भी ये प्रॉब्लम है, और उसने कहा जी मैं करूँगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो उसे जो है ना ऊपर से कोई रुकावट आ गई। तो मैंने उस पर कॉलम लिखा, ये चीखे मादर, कि ये एक माँ की पुकार है कि वो अपनी बच्चियों को महफूज करना चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो है बड़े हम खुशकिस्मत हैं कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल ऐसी है जो सब बेटियों को अपनी बेटी समझती है। हम तो अपनी अपनी बेटियों को बेटी समझते हैं, तो वो सब बेटियों को अपनी बेटी समझती है, रूहानी वालिदा है। हाँ जी। तो मैंने उस पर एक कॉलम लिखा चीखे मादर। वो शरीफ ज़फ़र साहब भी बड़े अदबी आदमी हैं, उनकी अपनी बड़ी किताबें हैं, उन्होंने बड़ी लिखी हैं और बड़े जो है ना वो ऐसा सुलगते मसाइल जो है ना, और उनका मुझे एक, मैं बाद में जिक्र करूँगा, एक फ़िक्रा उनका मुझे आज तक नहीं भूलता। तो वो मेरा कॉलम लेके जो है ना वो गए, फिर वो आगे उन्होंने कहा कि जी ये पढ़ लें, और फिर उसके बाद, और वो अल्लाह ने मेहरबानी की कि वो कॉलम पढ़ा, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जो उनके वहाँ इंचार्ज थे ऑफिसर, आप समझे DIG साहब या जो भी, तो उन्होंने उन्हें कहा कि नहीं जी यहाँ सख्त नाकाबंदी करो, और यहाँ कोई बच्चा जो है ना माँ सिवाय उन बच्चियों को जो लेने के लिए आता है, वाह 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 वाह, और कोई ना खड़ा हो। वाह वाह वाह। तो शरीफ ज़फ़र साहब की एक किताब थी, तो उसमें उन्होंने एक फ़िक्रा लिखा, राजा साहब वो रुला देने वाला फ़िक्रा है। उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि माँ उस वक़्त भी रोती थी जब बेटे को रोटी नहीं मिलती थी। माँ आज भी रोती है जब बेटा उसको रोटी नहीं देता। हाय 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 हाय। क्या दो फिक्रों में यूँ समझ ले कि भाई यानी पूरा फ़लसफ़ा जो है ज़िंदगी का। और मैंने उसे शरीफ ज़फ़र को ये कहा कि मैं तुम्हें किसी से मिला नहीं सकता, मैं किसी अदीब से ना जी, जो तुमने ये लिख दिया है। बहुत बड़ा फिक्र है, और ये लम्हा फिक्रिया है, ये सन है हमारे मुआशरे का। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से दूर हो गए। सही फरमा रहे हैं, अपनी मुआशरे से दूर हो गए, अपनी तहजीब, हम अपनी असास से दूर हो गए। बिल्कुल सही, हम अपनी असास से दूर हो गए। नाज़रीन, बड़ा हसास मौजू है और मुझे यहाँ पेश करने की इजाज़त दीजिए एक छोटी सी रुबाई के, जैसे बारिश किसी धरती में उतर जाती है, जैसे बारिश किसी धरती में उतर जाती है, लफ्ज़ यूं दिल के नेहा खानों में घर करते हैं। वाह जी वाह। और क्या ज़रूरी है कि अंदाज मुसज्जा हो बहुत, हर्फ सादा भी अगर हों तो असर करते हैं। वाह वाह माशाल्लाह। तो आपने कॉलम लिखा, यकीनन असरअंदाज हुआ और माशरे में एक तब्दीली आई और आनी भी चाहिए थी। मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त हमारा जो मुल्तान है वहाँ जो हमारा अदालती निज़ाम है और उसमें जो वकला हैं, वो जो सेटअप यहाँ चल रहा है, क्या इस सेटअप में कोई ऐसी तब्दीली
कि जिसमें लोगों को इंसाफ जल्द मिल सके। क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खुशखबरी हमारे लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए है, या ये जो सिस्टम चल रहा है जिस अंदाज से उसी तरह चलता रहेगा? जी, मैं गुजारिश करता हूँ, इस सिलसिले में मैंने बहुत सारी तजावीज़ जो है ना जी वो अदलिया को भी पेश की, और एक मैं गुजारिश करूँ कि जब ये अदलिया और इंतज़ामिया अलहदा हुई ना जी, तो ये भी मेरे मुसलसल कालम लिखने का नतीजा था। वाह, मुसलसल कालम लिखने का नतीजा था। मैंने ये जो है वो एक पहलू जाकर ये किया कि इंतज़ामी जो और इंतज़ामी अदालती जो अफसर है ना वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते। ये अदालती निज़ाम जो है ना अलहदा होना चाहिए और इंतज़ामी निज़ाम अलहदा होना चाहिए। ठीक है। मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा एक जो है वो मुझे मौका मिला एक मलाशिया में एक केस करने का। वहाँ 4 केस पूरे दिन में, 9 बजे से 10:30 बजे तक, 10:30 बजे से 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक वक्फा, 1 से 2:30 और 2:30 से 4। वहाँ वकला के पास टाइम नहीं है। जज साहिबान अगर केस 9 बजे जो शुरू हुआ है ना वो 10:15 बजे ख़त्म हो जाएगा ना, दूसरे केस की आवाज़ नहीं होगी, जज साहिबान उठ के अंदर चले जाएंगे। वाह, वो ठीक 10:30 बजे आएंगे और अगला केस शुरू होगा। अगला केस शुरू। वाह, हमारी तरह नहीं है मामला को जनाब, वो आवाज़ पे आवाज़, भेड़ बकरियों की तरह बैठे हैं वकील भी और क्लाइंट भी ना। एक बात तो ये कमाल। और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर एक आप जो मसाइल पैदा हो रहे हैं ना अदलिया के और वकला के, उसमें ये है कि जिस वक्त भी कोई काम होता है, जिस वक्त भी कोई मनसूबा बंदी होती है, उस वक्त जो वकला के नुमाइंदे हैं ना जी उन्हें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, और फिर वो जो तनकीदी जायज़ा वो उस प्रोजेक्ट का ले सकते हैं ना वो एक रह जाता है। अब देखें जो इस्लामाबाद में मामला हुआ है, अदालतें बना दी हैं आपने, वकीलों के बैठने की जगह नहीं होगी तो काम कैसे होगा? हाँ शेख साहब, एक बड़ा सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मेरे जहन में भी गर्दिश कर रहा है, और आज आप यहाँ हमारे दरमियान मौजूद, आपसे पूछा जाए कि क्या वकला जो कानून के पासदार हैं, रखवाले हैं, क्या वो कानून से मावरा हैं? ये बात नहीं है, कानून से मावरा कोई भी नहीं है, कानून से मावरा कोई भी नहीं है। मुझे अपनी 35 साल की वकालत में कहीं याद नहीं है कि मैंने किसी अपनी जिम्मेदारी या हक के बारे में कोई वायलेशन की हो, कोई लैटिट्यूड लिया हो। वायलेशन तो दूर की बात। ठीक है। मैं एक दफ़ा अपने घर से आ रहा था तो वो ये बाईपास चौक में अक्सर नाका लगा हुआ, तो एक कांस्टेबल ने मेरे ड्राइवर को रोका, उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो चला गया। मैंने उसे कहा भी आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? उन्होंने कहा सर ये ऐसे रोकते रहते हैं। मैंने कहा गाड़ी रिवर्स करो, वापस ले। गाड़ी रिवर्स ले गया। मैं उस कांस्टेबल के पास रुका, गाड़ी से उतरा, मैंने उसे कहा यार माफ़ी दे दो, ये मेरे ड्राइवर को अंदाजा नहीं था। इतनी देर में वो ASI वगैरह वो मुझे नहीं जानता था, ASI सब इंस्पेक्टर जो बैठ, उन्हें नहीं शेख साहब कोई बात नहीं आप, मैंने कहा ये बात नहीं, ये कानून, इस वर्दी की जो है ना एहतराम नहीं है। नहीं, यकीनन बहुत से लोग होंगे जो कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन क्या मजमूई तौर पर कोई इश्तिहार बढ़ता नहीं जा रहा? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त कहीं मनसूबा बंदी होती है ना उस वक्त ये ऐसे ही, अब हमने ला जो है ना वो इंटर के बाद 5 साल का कर दिया। पहले ला जो था BA के बाद 2 साल का था, फिर हमने उसे 3 साल का किया, अब इंटर के बाद 5 साल का किया। क्या इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उस वक्त जिस वक्त ला 2 साल का था उस वक्त वकील ज़्यादा ओबीडियंट थे। वाह वाह वाह, ज़्यादा जो है वो ला नोइंग भी थे। बिल्कुल सही। और कानून की पासदारी भी करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या हो गया? ये तब्दीली क्यों आई? इसमें 2 चीज़ें आ गई। नंबर 1 ये है कि अच्छे उस्ताद ख़त्म हो गए। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल अच्छे उस्ताद ख़त्म हो गए। हमारे उस्ताद चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उन्होंने फार्मूला रखा हुआ था कि पहले साल देखो, दूसरे साल सुनो और तीसरे साल पूछो। वाह, क्या 3 साल के बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने वकालत शुरू कर दी है, सीख नहीं ली। वाह वाह वाह,
अब तो मैं ख्याल पहले दिन से ही काम शुरू हो जाए। नहीं सर, 3 मिनट पहले जिसने रोल दस्तखत किया होता है ना, वो कहता है मैं वकील बन गया। ये अलमिया है, तरबियत की जरूरत। बिल्कुल सही। तो ये तरबियत जो है ये बतदरीज हासिल हो सकती है अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई में। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अमूमन कचहरी के सामने से गुजरते हुए जो कार पार्किंग का मामला है वो बड़ा हसास है, सिर्फ एक रो बाकी बचती है लोगों के गुजरने के लिए, तो क्या इस पर भी कोई काम हो रहा है कि इनको यहाँ से हटाया जाए? मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए हमारा जो है ना पार्किंग प्लाजा, वो जो ये नए चैम्बर बन रहे, नई अदालतें, इसमें पार्किंग प्लाजा भी बन रहा है। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूँ कि ये इस यहाँ जो इतना ये रश होने की वजह, ये वकला की गलती नहीं है, वकला ने कचहरी आना है, गाड़ियाँ कहीं खड़ी करनी है। ठीक है। इस वक्त जो है ना जी सिविल लाइन कॉलेज वो तकरीबन रिडंडेंट है, उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। ठीक है, और खासी बड़ी जगह उनके पास मौजूद है। हमने ये बारहा जो है वो इंतज़ामिया से कहा कि वो जगह हमें दे दे, कम अज़ कम वो गाड़ियाँ जो जिनके ड्राइवर हैं वो हमें उतार के वो गाड़ियाँ वहाँ जाके पार्क कर। बिल्कुल ठीक है, तो जगह खाली हो जाएगी। जगह खाली हो जाएगी। नाज़रीन, सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है शेख साहब से, लेकिन वक्त के दामन में चूँकि तंगी है, तो आखिर में शेख फ़हीम साहब से गुजारिश करते हैं कि मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए एक खुसूसी पैगाम जो है वो हमें अता फरमाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि मक्स न्यूज़ जो है उसने जिस किस्म के प्रोग्राम जो है वो करने शुरू किए हैं, वो लोगों की तस्कीन और आगाही के लिए बड़े कारआमद हैं। आप दीनी और इस्लामी प्रोग्राम करते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है। आप इस्लाही प्रोग्राम करते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है। और मैं इसमें ये चाहता हूँ कि अकमल वैन साहब जो हैं और आप जैसे लोग और प्रोफेसर मोहम्मद सैन आज़ाद साहब जैसे लोग जो है ना, वो मिल बैठ के कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू करें जो मुआशरे की इस्लाह के लिए हों, लोगों की इस्लाह के लिए हों, महकमों की इस्लाह के लिए हों, ताकि उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो, आवाम को अपने हकूक़ का एहसास हो और आवाम को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो, इदारों को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो, और हम कुछ बेहतर माहौल में सुकून हासिल कर सकें। कमर्शियल प्रोग्राम जो है वो बेशुमार चैनल कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस धरती का कर्ज है वो कम अज़ कम मक्स को उतारना चाहिए। वाह वाह वाह। नाज़रीन, मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। शेख साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको मज़ीद इज़्ज़तें, अज़मतें, बरकतें और राहतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम अहले कलम से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मज़ीद किसी साहिब इल्म और दानिश से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.